नमस्कार, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मऊ से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां बागियों पर बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। मऊ में 6 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। एक पूर्व चेयरमैन सहित 9 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर मऊ से आपको बता रहे हैं, जहां मऊ में बीजेपी ने अपने जो पार्टियों के बागी नेता थे उन पर बड़ी कार्रवाई की है और मऊ में 6 नेताओं को पार्टी से निकाला है, जिसमें एक पूर्व चेयरमैन शामिल है और उनके सहित 6 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर मऊ से। लगातार निकाय चुनाव को लेकर जो बीजेपी नेताओं की जो नाराजगी थी वो सामने आई थी। अब इस पर बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां 6 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को भी संबोधित किया था। जनसभा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ इस दौरान देखने को मिली थी। तो पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब जो बीजेपी के तमाम दिग्गज है वो दूसरे चरण के प्रचार प्रसार में लगे हैं। इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। तो वही जनसभा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ इस दौरान देखने को मिली थी। इस दौरान बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और जनता से उन्हें जिताने की अपील की। तो वहीं बीजेपी ने जो विपक्ष है उस पर भी जमकर निशाना साधा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और दूसरे चरण के प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में पहले त्योहारों से पहले ही कर्फ्यू लग जाता था। उन्होंने कहा कि आज कांवड़ यात्रा गाजियाबाद से शुरू होकर हरिद्वार तक शांतिपूर्ण तरीके से निकलते हैं। उन्होंने कहा कि आज यूपी में कोई कर्फ्यू नहीं लगता। उन्होंने नारा भी दिया, न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। सुनिए। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन अब जो तमाम दिग्गज है उनका फोकस पूरी तरह से दूसरे चरण में है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे चरण के लिए प्रचार कर रहे हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कल उन्होंने बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ इन सभी का दौरा किया था और चुनावी प्रचार किया था। जगह जगह अव्यवस्था और अराजकता थी। वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा भारत खो चुका था। भारत के नागरिकों को शक की निगाहों से देखा जाता था, लेकिन मात्र 9 वर्ष के अंदर भारत की इस तस्वीर को बदल करके, अविश्वास को विश्वास में बदल करके, वैश्विक मंच पर भारत के प्रति हुई जो एक धारणा थी, उस धारणा को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आज किया गया है। भाइयों बहनों, एक और भारत का वैश्विक मंच पर दखल, दुनिया के अंदर किसी भी संकट के समय में प्रधानमंत्री मोदी जी को संकट मोचक के रूप में दुनिया स्मरण करके उन्हें याद करती है और उनका आह्वान भी करती है। दूसरी ओर पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत के अंदर हुए विकास के तमाम कार्य, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण, रैपिड रेल का निर्माण, मेट्रो, हर घर नल की योजना, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज निर्माण के कार्यक्रम, ये सभी युद्ध स्तर पर चले हैं। समय सीमा के अंदर कार्य पूरा होते हुए देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इसका लाभ प्रदान कर रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में जो कहा सो करके दिखाया। आपने देखा होगा, करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास मिल गए, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बन गए, करोड़ों लोगों को धुएं से मुक्ति देकर के उज्ज्वला योजना के सिलेंडर उन्हें कनेक्शन उन्हें उपलब्ध करवाए गए।
करोड़ों लोगों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, करोड़ों नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार के साथ आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए गए, करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। और भाइयों बहनों, भारत दुनिया के अंदर अकेले देश है जिसने कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अनवरत पिछले 3 वर्ष से जारी किया हुआ है और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, सबका साथ सबके विकास की भावना के साथ इन योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य हुआ। हमने किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। और इसी बीच रुक करेंगे गाजीपुर से आ रही इस बड़ी खबर का, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान सामने है। अफजाल को जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में रखा गया, न्यायालय के आदेश पर जेल प्रशासन काम कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बयान दिया है। उन्होंने अफजाल अंसारी को जेल की तन्हाई बैरक में रखे जाने पर बयान देते हुए कहा कि अफजाल को जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में रखा गया है, सब कुछ न्यायालय की नजर से है और न्यायालय के आदेश पर जेल प्रशासन काम कर रहा है। सुनिए। सजा के बाद उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया। उनके भाई का ये आरोप है कि उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से तन्हाई में रखा जाता है, जैसे कि अपराधियों को रखा जा रहा है। ये कितना सही है उनके आरोप पर, या कि आप क्या कहेंगे? देखिए, जेल मैनुअल है, उसके हिसाब से जेल प्रशासन काम करता है और सारी चीजें माननीय न्यायालय के नजर में है। माननीय न्यायालय के आदेश के हिसाब से प्रशासन कार्रवाई करता है, जेल का प्रशासन कार्रवाई करता है। माननीय न्यायालय के जो आदेश है उसका अक्षरशः पालन प्रशासन कर रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। आगे जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा हम उसका भी अक्षरशः पालन करेंगे। 3 शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं, तो बिल्कुल वो तो होना ही होना है। जब किसी अपराध जब सिद्ध होता है तो ऐसे लोगों के नाम से असलहे नहीं होने चाहिए, लाइसेंस नहीं होने चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अरेस्ट होंगे। आपके भाई हैं ओम प्रकाश राजभर पे हमलावर होते हैं, कभी किसी की सराहना कर देते हैं। और इन दिनों मायावती की सराहना कर रहे हैं और फिर कभी समाजवादी पार्टी से भी कह रहे हैं कि बुलाना चाहे तो हम वहाँ जा सकते हैं। इस पे लेकर आप क्या? देखिए, बहुत कंफ्यूज नेता है ओम प्रकाश राजभर, है ना। वो उनका कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इस तरह के लोगों के बारे में क्या बात करना, जिसका कुछ पता नहीं, आगे पीछे कुछ पता नहीं। तो जो नेता कंफ्यूज हो, पता नहीं है हमें क्या करना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन में जो नेता घूम रहा हो, अब उसके बारे में चर्चा में हम लोग क्या बात करें। अब कहानी खत्म होने वाली है, छटपटाहट है। आप सब लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश की छड़ी बिना सहारे की खड़ी नहीं होती। वो बेचारा सहारा खोजने में इधर उधर भटक रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और इसी बीच निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम पर मतपेटियों की सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात है, तो वही प्रत्याशियों ने भी इस पर नजर बनाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने से आपको बता रहे हैं, जहां भले ही निकाय चुनाव में मतदान हो चुका हो, लेकिन अब काउंटिंग तक प्रत्याशियों ने नजर रखने के लिए टेंट लगाने की अनुमति प्रशासन से मांगी है। काउंटिंग से पहले गठबंधन में टेंशन है और मतपेटियों पर प्रत्याशियों की नजर है। जिले की सभी 10 निकायों में देर रात तक मतदान हुआ था। आपको बता दें, इसके बाद पोलिंग पार्टियां फोर्स की मौजूदगी में मतपेटियों को लेकर अपने अपने स्ट्रांग रूम पहुंच गई थी, जिसके बाद अब लगातार जो प्रत्याशी है वो वहां नजर बनाए हुए है। शामली, कैराना, झिंझाना सभी जो स्ट्रांग रूम है वहां मतपेटियों की सुरक्षा की जा रही है, लेकिन प्रत्याशी भी लगातार जिला प्रशासन से वहां टेंट लगाकर नजर रखने की अनुमति मांग रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंजलि का रुख कर लेंगे। अंजलि, आपसे जानना चाहेंगे, प्रत्याशी लगातार मतपेटियों की निगरानी रख रहे हैं और क्या कुछ अपडेट है? विदिशवानी, जिस तरीके से निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जो है वो हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, लेकिन अब जब 13 मई को
मतगणना जो है वो होगी और रिजल्ट जो है वो घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले एक टेंशन जो हर एक चुनाव में अगर बात करें, हर एक चुनाव में विपक्ष को इस चीज की बड़ी टेंशन होती है कि कहीं प्रशासन या फिर सरकार जो है उसमें कुछ घोटाला ना कर दे, धांधली ना कर दे। लगातार जो है विपक्ष इस चीज पर प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, सरकार के ऊपर भी इस पर आरोप लगते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से विपक्ष जो है, हम खाप चौधरियों की बात करें, किसान नेताओं की बात करें, राकेश ने कैसे पुरजोर तरीके से कहा है कि अपनी अपनी जो एरिया है, मतपेटियां है, उनका ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने धांधली का आरोप जो है वो लगाया प्रशासन के ऊपर। अब विपक्ष पूरी तरीके से जो है वो चौकन्ना हो गया है। 13 मिनट तक जो है स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर ही पुलिस प्रशासन की तैनाती भी कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी भरोसा विपक्ष को नहीं है। वो खुद भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर रहकर सुरक्षा जो है वो पुख्ता कर रही है और पुलिसकर्मियों के साथ ही वो वहाँ मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो आरोप लगा रही है, उन आरोपों को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से विपक्ष निकाय चुनाव के बीच चौबंद व्यवस्था पुलिस प्रशासन के साथ ही कर रहा है और साथ ही साथ अपना जो एक टेंट है उसके लिए भी अनुमति जो है वो प्रशासन से विपक्ष मांग रहा है कि हमें घोटाले का जो एक संशय हमारे मन में है, तो इसीलिए जो है चौबंद व्यवस्था कर दी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर शामली से, जहां अब जो गठबंधन प्रत्याशी है वो मतदान जो पेटियां है उस पर पूरी तरीके से अपनी नजर बनाए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज काशगंज जनपद की सौरो नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रामेश्वर दाल मेहरा के पक्ष में वोट मांगेंगे। लगातार अब बीजेपी के जो तमाम दिग्गज है वो दूसरे चरण के प्रचार प्रसार में लग गए हैं और चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर भूपेंद्र चौधरी हो, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज अब प्रचार में लग गए हैं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान सामने आया जहाँ उन्होंने कहा है कि साइकिल अब पंचर हो चुकी है, अब साइकिल के टायर ट्यूब और पहिए जर्जर हो चुके हैं। लेकिन लगातार क्योंकि 11 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान है, तो इसी को लेकर अब बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में हैं और प्रचार कर रहे हैं। और खबर शाहजहांपुर से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के प्रभारी मतदाता सम्मेलन को कवर करने पहुंचे पत्रकार गांधी भवन में अंदर बैठे हुए थे। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी आकर मीडिया कर्मियों के बैग बाहर रखने की बात करने लगे और दरोगा जी की मीडिया कर्मियों को अपने अपने बैग बाहर रखकर और तलाशी देने की बात कहने पर, जिस पर मीडिया कर्मियों ने इस बात का विरोध किया और डिप्टी सीएम के प्रोग्राम का बहिष्कार कर दिया। डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के इस व्यवहार से पत्रकारों में काफी रोष है। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज पत्रकारों ने अगली रणनीति के संबंध में शीर्ष बैठक कर उचित निर्णय लेने की बात कही है। और इसी बीच रुक करेंगे वाराणसी से इस बड़ी खबर का, जहां वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी, जिन्होंने पिंडदान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी पहुंचे हैं वाराणसी, जहां उन्होंने पिंडदान किया। आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर पंडित राजू झा ने उनका पिंडदान कराया। सुनिए। जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम पंडित राजू झा है। पंडित जी, आज आपने किनका पूजा कराया दशाश्वमेध घाट पे? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के माता जी का 1600 प्रकार मोक्ष पूजन का आयोजन किया गया था। उनके बड़े भाई साहब का आगमन हुआ था। उन्होंने अपने माता जी का मोक्ष का के निमित्त पूजन किया था, जिसमें तर्पण पूरे वैदिक विधि विधान से परिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया। उसके बाद पिंडदान का आयोजन किया गया और माता जी के साथ साथ उनके पिताजी और सभी पूर्वजों का, जो भी उनके पूर्वज चले गए थे, दादा दादी, इन तरह से उन्होंने पूरे पूर्वजों का पूरे वैदिक विधि विधान से पूजन किया है। और इस पूजन का फल यह है कि परिपूर्ण रूप से काशी अभिमुक्त क्षेत्र है और काशी के 84 घाटों में दशाश्वमेध प्रधान घाट है। उस प्रधान घाट पे इस कार्य का आयोजन किया गया था।
जिसके फलस्वरूप इनके माताजी, पिताजी के साथ साथ सभी पूर्वजों को परिपूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। कैसा भाव रहा उनका? बड़े भाव विभोर से अपने माताजी का और अपने पूर्वजों का उन्होंने पूजन किया है और इस पूजन का फल विशेष फलदायी प्रदान के रूप में, विशेष फल के रूप में उनको प्रदान होगा। उनकी यश, मोदी जी का यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और सदैव उनके पूर्वजों का आशीर्वाद उनके साथ साथ उनके सपरिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। गंगा आरती में भी उन्होंने पूजा किया था। गंगा आरती में भी वो शामिल हुए थे और गंगा माँ का संकल्प पूजन भी उन्होंने किया था। उसके बाद पूरे अपने माता जी के नाम से माँ गंगा का अभिषेक भी उन्होंने किया और पूरी आरती बैठ के उन्होंने देखा और उसके बाद फिर वो यहाँ से प्रस्थान किया। और खबर काशगंज से है, जहां बुद्ध जयंती के अवसर पर बड़े ही धूमधाम के साथ यहां यात्रा का शुभारंभ किया गया, जहां किरण मैरिज होम मोहनपुर रोड सिद्धपुरा से यात्रा शुरुआत की गई और यात्रा का शुभारंभ पटियाला सपा विधायक नादिरा सुल्तान ने फीता काटकर किया और यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और खबर उन्नाव से है, जहां गंज मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख संध्या पटेल पति विवेक पटेल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता विवेक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्नाव जनपद सहित आसपास के जिलों में भी मजबूत पकड़ रखते थे। हजारों समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज हमारे सभी साथी, प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, सभी हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको एक साथ हम लोग ज्वाइन कराने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी को कुछ अपने ब्लॉक की तरफ से बड़ी ताकत देने का काम करेंगे, जिसके साथ एक से एक बड़ा विश्वास के साथ में अपना क्षेत्र अच्छे से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विवेक जी, आप उन्नाव जनपद के विशेषकर बांगरमऊ विधानसभा की बात की जाए तो आप एक कद्दावर नेता हैं, यहाँ पर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे। क्षेत्र में आपका एक तरह से वर्चस्व माना जाए, तो आपने समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है। क्या, किन नीतियों से आप जो है प्रभावित हुए और क्या आगे का प्लान है, क्या उद्देश्य है आपका? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें सभी लोग ओबीसी, एससी, सामान्य सभी जातियों का स्वागत करती है। जात का कोई विशेष अधिकार नहीं रहता है, जो काम करता है उसको आगे बढ़ाती है। तो इसीलिए वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के नाम से पार्टी पहचानी जाती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग आज की तारीख में। और खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर जिले में एसपी अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक महिला की हत्या का खुलासा किया और ये घटना 2 मई को की गई थी। तो इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पुलिस ने हत्या का खुलासा किया और बताया कि महिला की पुल के नीचे लाश मिली थी। 2 मई को थाना खिसरा क्षेत्रांतर्गत बजडीलिया गांव में एक महिला की हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके सर पर ईंटों से वार किया गया था। इस घटना का थाना खिसरा एवं एसओजी टीम ने सफलतापूर्वक आज अनावरण किया है। इसमें जो मृतिका थी, इसकी हत्या इसकी भाभी के द्वारा की गई थी। इसमें पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि जो मृतिका थी मानसिक रूप से परेशान रहती थी। उसकी पूर्व में पति की मृत्यु हो चुकी थी और घर में रहती थी, तो अपने ये भाभी को कई बार रुलाना ही देती थी। इसको और इसके बच्चों को कई बार अपशब्द कहते। 1 मई को ये दोनों पास के खेतों में गेहूं की बालियां बिनने गए थे। जब मौसम ख़राब हुआ तो पास में जो पुलिया थी वहाँ पे ये दोनों जाके रुकी। वहाँ पे भी मृतिका द्वारा इसको अपशब्द कहे जाने लगे, तो उसी के चलते इसने पास में पड़ी ईंटें से इसके सर पे वार किया, जिससे मृत्यु हो गई। और इसके बाद वो घटना स्थल से वहाँ से भाग गए। और इस अभियुक्ता के पास से जो उस दिन उसने साड़ी पहनी थी जिस पे रक्त लगा हुआ है,
वो भी बरामद किया गया है। साथ ही जो मृतिका का मोबाइल था जिसने जला दिया था, वो जला हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ है। साथ ही जो मृतिका का पर्स उस समय उसके पास था, जिससे अभियुक्ता से प्राप्त हुआ है। हाँ। और खबर बहराइच से है, जहां नानपारा बहराइच मार्ग पर बाइक सवार युवकों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों को गंभीर रूप से घायल स्थिति में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल ले जाते समय दोनों घायलों की मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हालांकि हादसे के बाद से चालक मौके से फरार हो गया। जोखो यादव कहाँ के रहने वाले हैं? कंतापुर, रसूलपुर, सीतापुर। भांजा हमारा। क्या नाम था उसका? चंद्रभान। क्या उम्र थी? लगभग 35। कहाँ रहने वाला था? बिनवापुर। अच्छा, कैसे मौत हुई, कहाँ हुई मौत? ये मटेरा के पास, ये वहाँ नानपारा से आ रहे थे मार्केट करके, ये वहाँ जो हादसा हुआ, ट्रक से दर्दनाक हादसा हुई है। नन्हे के साथ थे ये। नन्हा कौन है? नन्हा सर ये कहीं दोस्त महाराज अपनी मौसी को वहाँ गए थे, जो भवनियापुर उनका घर है, तो वहाँ पर जब मौसी वहाँ गए थे, वहाँ किसी का दोस्ती बनी जाती है अक्सर लोगों से। साथ में कौन था इनके? नन्हे थे। क्या? अच्छा, वो कहाँ के रहने वाला है? वो सर यहाँ तो यहाँ भी घर है उनका, बिहार भी रहते हैं। क्या उम्र थी उसकी? उसकी 25, लगभग 25 होगी, 26। कहाँ पे? ये वहाँ जो हादसा हुआ, ट्रक से दर्दनाक हादसा हुई है। नन्हे के साथ थे ये। नन्हा कौन है? नन्हा सर ये कहीं। और खबर हमीरपुर से है, जहां लोडर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई और घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। कार्यक्रम के कार्ड बांटने बाइक सवार जा रहे थे, जहां दोनों की ही मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर। के टेढ़ा क्षेत्र में एक लोडर और एक बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार अनिल कुमार अनुरागी की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा घायल रमाकांत साहू को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया और वहां पे जिला अस्पताल में उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई। और खबर संभल से है, जहां संभल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हुआ है। घटना के समय बाइक पर 3 लोग सवार थे और घटना जुनवाई थाना क्षेत्र के रिबाड़ा के पास की है, जहां ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी और हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों समेत 3 लोग इसमें घायल हुए, जिनमें से 2 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये घायल है वो कौन है आपके? मेरे भांजे। ये घायल ये कौन है? ये मेरा लड़का है। आपका बेटा है? हाँ। अच्छा, कैसे घायल हुए? ये मोटरसाइकिल में साट मार गया ट्रैक्टर वाला। अच्छा, क्या लोग थे ये बाइक पर? 3। अच्छा, जिसमें 2 लोग कहाँ? वो एक यहाँ है और एक एम्बुलेंस लेने गई है। अच्छा, क्या हो गया उनको? उनको ज़्यादा चोट है। अच्छा। और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद देवभूमि में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जो आना जाना है वो शुरू हो गया है और 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 4 धाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अधिकतर यात्री दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे मार्ग से देवभूमि में पहुंचेंगे और देवभूमि प्रदेश द्वारा नारसन से लेकर मंगलोर तक बने 4 लाइन पर सड़क दुर्घटना को लेकर चिंता बनी हुई है। देखिए, केवल गुरुकुल नारसन की बात नहीं है, ये दिल्ली और देहरादून के बीच की बात मैं करूँगा। अगर दिल्ली और देहरादून के बीच में कहीं सबसे ज़्यादा दुर्घटना अगर है तो वो मंडावली जो अवैध कट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती हैं। उसका कारण ये क्योंकि गांव दोनों तरफ है, जंगल के रास्ते हैं और जो बाहरी लोग आते हैं उन्हें ये पता नहीं होता यहाँ पर किस तरह का यातायात यहाँ पे है, वो यहाँ पर चपेट में जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दुर्घटना अगर है तो मंडावली कट के बीच में है। मैं ग्राम प्रधान भी हूँ। अभी 26 तारीख में बीडीसी की बैठक हुई थी, उसमें मैंने ज़ोर शोर से मुद्दा उठाया था मंडावली अवैध कट का। वहाँ सीडीओ साहब मौजूद थे और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन
मुझे नहीं लगता। वन विभाग की तरफ से समय समय पर सर्वे किया जाता है, ब्लैक स्पॉट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, कंटिन्यू रिपीट कहाँ होती है दुर्घटनाएं, उसके बारे में विभाग सर्वे करता है अन्य विभागों के साथ और उसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजता है समय समय पर प्रशासन को, ताकि वहाँ पे उचित कार्रवाई की जा सके, दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।